हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पॉलिटी के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल गवर्नेंस वाले टॉपिक को। स्थानीय स्वशासन जिसे बोला जाता है, ये है हमारे संविधान का पार्ट 9 एंड 9A। इसमें हमको पंचायती राज और नगर पालिका मतलब म्युनिसिपैलिटी के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो चलिए दोनों सेक्शन को हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पंचायती राज से तो बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और हम आपको ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिससे कि आपको एक बार ये वीडियो देखोगे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 और पार्ट 9A में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में विस्तार से बताया गया है और ये दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पार्ट 9 की बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित हैं, जो कि आर्टिकल 243A से O के बीच में हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य क्या है? विलेज लेवल पर गांव के स्तर पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है ताकि वे अपने गांव का विकास कर सके। 9A की बात करें तो यह भाग म्युनिसिपैलिटीज से रिलेट करता है, जो कि आर्टिकल 243 के P से Z के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है? अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना। नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन और विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो बस ये दोनों सेक्शन ही आज के इस वीडियो में हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पंचायती राज से शुरू करते हैं। अब बात आती है कि पंचायती राज क्या होता है, पहले हम ये समझें। देखिए, पंचायती राज एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन जो होता है, लोकल गवर्नेंस, वो होता है। ये एक 3 स्तरीय सिस्टम है जिसमें गांव, तहसील मतलब विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट जिसे जिला बोला जाता है, वो इसमें शामिल होते हैं। इसे इसलिए लागू किया गया ताकि गांव के लोग जो है अपने खुद के मुद्दे और समस्याओं का समाधान खुद कर सके। इस सिस्टम में जनता की सीधी भागीदारी जो है मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो यही है पंचायती राज। अब पंचायती राज की जरूरत क्यों पड़ी? तो लोकल लेवल पर एम्पावरमेंट बहुत ही इसका एक प्रमुख मुद्दा है। पहले गांव के लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बड़े सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही हार्ड और कठिन प्रोसेस थी। पंचायती राज से गांव के लोग अपनी समस्याएं खुद ही हल कर सकते हैं। अब ग्राम स्तर पर विकास भी देखने को मिला। ग्राम स्तर पर योजनाओं का प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इसलिए भी पंचायती राज जरूरी है। ओके, पंचायती राज के फायदे क्या क्या होंगे? भैया, एम्पावरमेंट बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, विकास योजनाओं की प्रभावी निगरानी हो पाएगी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग हो पाएगी, गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, स्थानीय शासन में पारदर्शिता रहती है क्योंकि निर्णय गांव के लोग द्वारा लिए जाते हैं। तो इसलिए पंचायती राज के हमको फायदे देखने को मिलते हैं। तो ये पंचायती राज क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या हमको फायदे देखने को मिलते हैं, ये हमने बेसिक एक बस इन्फॉर्मेशन कवर करी जिससे कि आपको समझ में आया होगा। बात आ रही है सिर्फ लोकल गवर्नेंस की। गांव के लोगों को ही ये पावर दी जाए कि वहाँ के मुद्दे वो या समस्याएं जो है वो खुद ही रिजॉल्व कर सके, ना कि वो किसी दूसरे के पास जाए फिर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये एक हार्ड मतलब कठिन प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए पंचायती राज जो है ग्रामीण स्तर के लिए जरूरी है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये 90s के टाइम में ही लागू हुआ था तो उसी समय हमको ये देखने को मिला। इससे पहले भी इतिहास में देखने को मिला है। 1880 से लेकर 1884 के मध्य जब लॉर्ड रिपिन का कार्यकाल चल रहा था, तब पंचायती राज जो था वो देखने को मिला था। इसीलिए इनका कार्यकाल जो है लॉर्ड रिपिन का, वो पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। ओके, लॉर्ड रिपिन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए लोकल बोर्ड्स मतलब स्थानीय निकाय की स्थापना की थी अपने समय में। आज के टाइम में हमको म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायत जो है ये काम करते हुए नजर आते हैं। उस समय तक सभी निर्णय जो है ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा लिए जाते थे और आम जनता की कोई उसमें भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन लॉर्ड रिपिन ने लोकल बोर्ड में स्थानीय लोगों को शामिल किया जिससे कि वे रोड्स, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने में वो सक्षम हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी गाँव में सड़क खराब थी तो पहले इसके लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन रिपिन के सुधारों के बाद उस गांव की पंचायत या लोकल जो बोर्ड था खुद इस पर निर्णय लेकर काम करवा सकती थी। इसीलिए लॉर्ड रिपिन का कार्यकाल जो है वो पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाया जाता है। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे अब बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय संविधान में पार्ट 4 के जो हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, उसके आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन और उसकी शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन
कि ग्राम पंचायत के गठन और उस शक्ति प्रदान करने की बात हमारे आर्टिकल में कहाँ पर हमको देखने को मिलती है, तो आर्टिकल 40, और ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, नीति निर्देशक तत्व के अंदर, जो कि रिलेट करता है पार्ट 4 से। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसके हेतु बहुत सारी समितियों का निर्माण समय समय पर हमको देखने को मिला। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लेकर अपने अपने सुझाव जो है वो इन समितियों ने दिए। तो सबसे पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति 1957। 1957 में गठित इस समिति का क्या उद्देश्य था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसको इन्होंने क्या करा था? प्रोत्साहित करा। इन्होंने क्या सुझाव दिया बलवंत राय मेहता समिति ने कि पंचायती राज का गठन जो है वो त्रिस्तरीय हो, मतलब 3 टियर सिस्टम पर होना चाहिए, ताकि गांव से लेकर जिला स्तर तक विकास कार्य जो है वो प्रभावी ढंग से हो सके। इन्होंने बताया गांव के स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत हो, खंड मतलब ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति हो, और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद हो। समझ में आया आपको? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय मतलब 3 टियर सिस्टम को इन्होंने प्रपोज किया था। इनकी मेन रिकमेंडेशन की बात करें तो इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायत समिति का स्थान जो है वो ग्राम पंचायत से ऊपर और जिला परिषद से नीचे होना चाहिए, ताकि यह विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पंचायतों को विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति मिलना चाहिए। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 की। आगे चलकर वर्ष 1958 में इंडिया में इस रिकमेंडेशन को एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। सबसे पहले फ्रेंड्स, राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम जो है वो पारित किया था। किसने करा था? राजस्थान ने सबसे पहले पारित किया 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को, ये डेट बहुत दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। सबसे पहले कहां पर हुई? राजस्थान के नागौर जिले में। किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके। इंडिया में दूसरा स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश था, जहां पर 1959 में ही पंचायती राज का फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। तो ये हमने बलवंत राय मेहता समिति को अच्छे से डिस्कस किया। आगे अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की 1977। तो 1977 में गठित जो अशोक मेहता कमेटी थी, इसने बोला कि 2 टियर सिस्टम जो है वो लागू किया जाए। 2 स्तरीय प्रणाली को इन्होंने भैया सजेस्ट किया। इस प्रणाली में सिर्फ ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद को इन्होंने महत्व दिया। ब्लॉक लेवल मतलब मंडल स्तर उसे इन्होंने नाम दिया था। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, और यहाँ पर मंडल किसे कहा गया? ब्लॉक से छोटे क्षेत्रों को, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। तो इन्होंने ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं पीवी के राव समिति की। तो पीवी के राव समिति ने पंचायतों को अधिक संगठित और मजबूत बनाने के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय, पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करी, जिला स्तर पर जिला परिषद की बात करी, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात करी। तो यह है पीवी के राव समिति। आगे अब हम देखिए 2 और समिति को डिस्कस करेंगे। एक है 1986 की सिंधवी समिति और 1988 की थुंगल समिति। 1986 की जो सिंधवी समिति थी, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। और पीके थुंगल कमेटी की बात करें हम, तो इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की सिफारिश की। पीके थुंगल समिति थी, इसी की रिकमेंडेशन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 और 74 संविधान संशोधन जो है हमको देखने को मिले थे। इन्हीं संशोधन के चलते हमारे संविधान में पंचायती राज और नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी को संविधान में स्थान दिया गया। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 73वें संविधान संशोधन 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं 1993। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद आर्टिकल जो है 243A से O और 11वीं अनुसूची उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। 11th शेड्यूल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। इस 11वीं अनुसूची में जो पंचायतें हैं उनके कार्य निर्धारण के लिए 29 सब्जेक्ट जो है उनको शामिल किया गया। कितने सब्जेक्ट? 29। ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं।
बहुत सारे बार में देखिए पीएससी में हमको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 को थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में त्रिस्तरीय प्रणाली जो है उसको लागू किया जाए, ये बात कही गई। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल पर हो, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शामिल होते हैं। ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। ये पंचायत प्रणाली का सबसे निचला स्तर होता है जहां पर गांव के सभी योग्य मतदाता जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों के लिए चुनाव करना अनिवार्य है ताकि पंचायतें जो है नियमित रूप से काम कर सके और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी जो है वो बनी रहे। इसके अलावा इस संशोधन में पंचायत भंग होने पर 6 माह में चुनाव कराने की बात भी की गई है। आरक्षण से रिलेटेड प्रावधान भी देखने को मिलते हैं। SC, ST और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण जो है वो तय किया गया। इसके अलावा हर एक राज्य में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा जो पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों का वितरण जो है वो सुनिश्चित करेगा। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत हमको प्रमुख बातें जो है वो देखने को मिलती है। देखिए पंचायती राज से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो होता है उसकी भूमिका। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह पंचायती राज के अलग अलग अंगों जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद, इनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन करे। मंत्री यह भी सुनिश्चित करे कि सभी स्तरों पर पंचायतें जो है वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा रही हैं और विकास कार्यों को समय पर पूरा कर रही हैं। तो यह रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पंचायत चुनाव का आयोजन कराती है। कौन कराती है? राज्य सरकार। संविधान के अनुसार हर 5 साल में पंचायतों का चुनाव होना अनिवार्य है, लेकिन इसे लागू करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंचायत समिति जो कि खंड या ब्लॉक स्तर पर होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में काम करती है। इसका मतलब क्या होता है कि पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती हैं और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ये ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पंचायत समिति जो खंड या फिर ब्लॉक स्तर पर होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के रूप में काम करती है। क्लियर? तो ये हमने पंचायती राज को अच्छे से डिस्कस करा। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बात करी आर्टिकल 243A से O के बीच में, यहाँ पर हमको इसके बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। तो इनमें से हम महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 243A की बात करें हम, तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्टेट के असेंबली को ये राइट है कि वह पंचायत का फॉर्मेशन करे और उससे रिलेटेड कार्य करे और वेलफेयर के लिए सोचे। ये बताया गया है आर्टिकल 243A में। आर्टिकल 243B की बात करें तो इस आर्टिकल में पंचायत के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पंचायत होती है उसके 3 लेवल होते हैं। विलेज लेवल गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडिल लेवल ब्लॉक पंचायत होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमको देखने को मिलती है। जिन सिटीज की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी वहां पर मिडिल लेवल पंचायत का फॉर्मेशन नहीं किया जाएगा। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 243D। इस आर्टिकल में पंचायत में जो ST SC होते हैं उनके रिजर्वेशन के प्रोविजन के बारे में बताया गया है और इसके साथ साथ पंचायत में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन के प्रोविजन की बात की गई है, 1/3 रिजर्वेशन। ठीक है, आर्टिकल 243D में। आर्टिकल 243E आता है। इसमें पंचायत के टेन्योर के बारे में बताया गया है कि पंचायत का टेन्योर फर्स्ट लेवल से 5 सालों का होता है। आर्टिकल 243F की बात करें, इसमें जो पंचायत के मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि पहली इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरी उसकी मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए, 21 साल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तीसरी, वह स्टेट असेंबली का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो। ये मैं आर्टिकल इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया था कि पंचायत के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए। अब अगर ऐसा पूछ ले एग्जाम के अंदर कि किस आर्टिकल से ये रिलेट करता है, तो आर्टिकल 243F, ठीक है, इसमें पंचायत के मेंबर होने की क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 3 और आर्टिकल है, सबको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ बस महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। आर्टिकल 243G, इस आर्टिकल में पंचायत के कार्य के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 11 जो अनुसूची 11 है उसमें 29 सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है जिसमें पंचायत के कार्य और कर्तव्य हैं। ये किस आर्टिकल से रिलेट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 243G। और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 29। ठीक है ना, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे ये डिस्कस करी है।
नेक्स्ट आर्टिकल 243H है, इसमें देखिए पंचायत के लिए एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन के प्रोविजन के बारे में बात की गई है। ये जो कमीशन होगा उसका फॉर्मेशन स्टेट का गवर्नर जो है वो करेगा, और जो कमीशन होगा उसके चेयरमैन की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा की जाएगी। ये बात की गई है आर्टिकल 243H में। लास्ट आर्टिकल 243I की बात करें तो इस आर्टिकल में पंचायत के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन के प्रोविजन की बात हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ये पंचायती राज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। 101% पंचायती राज से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, तो इसी ही थ्योरी सेक्शन से मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 3-4 समितियां हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी लॉर्ड रिपिन के बारे में वो आपको पता होना चाहिए, और लास्ट में जो मैंने 3-4 आर्टिकल आपसे डिस्कस करें बस वो हमको दिमाग में रखना है। दैट्स इट। ठीक है,